हेलो साथियों, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गणेश स्वागत करता हूं आपके प्यारे परिवार सॉल्यूशन विद गणेश में। साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और तैयारी भी अपनी शानदार ज़बरदस्त कर रहे होंगे। तो साथी, कल की कक्षा में हम लोगों ने सीमावर्ती राजवंशों के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें पाल वंश, सेन वंश, गौड़ वंश इत्यादि वंशों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। कश्मीर के राजवंशों के बारे में हम लोग पढ़ लिया था, जिसमें लोहार वंश, उत्पल वंश, कारकोट वंश इत्यादि वंश थे। ठीक है, तो साथ ही उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा सेशन अच्छा लग रहा होगा। आप लोग तैयारी अपना उम्दा तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति के बारे में। साथ ही अभी तक हमारे चैनल से जो नहीं जुड़े हैं वो जा कर के सॉल्यूशन विद गणेश से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी क्लासेस पड़ी हुई हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग उसको बारी बारी से देख लें। तो साथ ही हम आगे बढ़ते हैं आज की कक्षा की। तो राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति के बारे में हम लोग देखेंगे। राजपूतों के प्रमुख राजवंश निम्नलिखित हैं। प्रमुख राजवंश निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन से हैं? पहला है आपका गुर्जर प्रतिहार वंश, दूसरा गढ़वाल है और तीसरा चौहान, चौथा चंदेल। ठीक है, ये गुर्जर प्रतिहार वंश और गढ़वाल, चौहान, चंदेल, ये सब राजवंश हम लोगों को पढ़ने हैं, क्योंकि ये सब एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है साथी, भारत के कुछ अन्य भी वंश थे, जैसे हो गया आपका तोमर वंश, सिसोदिया वंश एवं परमार वंश, ये लास्ट है गंग वंश। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश से हम लोग शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार वंश में पहला जो शासक हुआ, कौन हुआ? वो हुआ हरिश्चंद्र। ठीक है, गुर्जर जाति का उल्लेख सर्वप्रथम ऐहोल अभिलेख से मिलता है। सर्वप्रथम ऐहोल अभिलेख से मिलता है। ऐहोल अभिलेख का निर्माण पुलकेशिन द्वितीय ने किया था। ठीक है साथी, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक जो थे वो हरिश्चंद्र थे। ठीक है, इसका वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम। इसका वास्तविक संस्थापक कौन थे? इसका मतलब किसका? गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। ठीक है साथी, आगे बढ़ते हैं। वत्सराज, अगला शासक जो आता है वो होता है वत्सराज। वत्सराज के समय कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। हम लोग पिछली कक्षा में भी कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में पढ़ लिए थे, जिसमें 3 वंशों के बीच ये त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था। ये बात भी आपको पता ही होगा। ठीक है साथी, 3 वंशों के बीच हुआ था। कौन कौन से वंश थे? तो पहला था पाल वंश, दूसरा राष्ट्रकूट वंश और तीसरा गुर्जर प्रतिहार वंश। पाल वंश के शासक उस समय कौन थे? तो पाल वंश के शासक उस समय थे आपके धर्मपाल जी, और राष्ट्रकूट वंश के शासक थे आपके ध्रुव अथवा धारावर्ष, और गुर्जर प्रतिहार वंश के उस समय शासक कौन थे? वत्स राज, ये जो अभी चल रहा है आपके सामने। ठीक है, वत्स राज। अब अगला शासक आता है मिहिर भोज। मिहिर भोज के बारे में पढ़ लेते हैं। यह गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रतापी शासक हुआ। गुर्जर प्रतिहार वंश का यह प्रतापी शासक था। कौन? मिहिर भोज। और मिहिर भोज की उपाधि जो थी वो क्या थी? तो वो थी आदि वाराह तथा प्रभास की। ठीक है, आदि वाराह तथा प्रभास की उपाधि थी किसकी? मिहिर भोज की। आगे महेंद्रपाल प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम आता है इसके बाद। ठीक है साथी, तो महेंद्रपाल प्रथम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसका दरबारी कवि था, कौन था? राजशेखर। राजशेखर किसका दरबारी कवि था? तो महेंद्रपाल प्रथम का था। और राजशेखर की पुस्तक थी कौन कौन सी? इसकी 4 पुस्तकें थी, चारों पुस्तकों को हम लोग पढ़ेंगे। एक
इसकी एक पुस्तक थी हरविलास, दूसरी काव्य मीमांसा, तीसरी कर्पूर मंजरी एवं चौथी भुवन कोश। ये 4 पुस्तकें हैं राजशेखर किसका दरबारी कवि था? तो वो महेंद्रपाल प्रथम का दरबारी कवि था। अब महेंद्रपाल प्रथम के बाद आता है आपका महिपाल। ठीक है, हम लोग जो शासक पढ़ रहे हैं, हम लोग वही शासक पढ़ रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आपको वो नहीं पढ़ना है जो कि आप केवल रटते रहिए, आपको इतिहास समझ में ही ना आए। आप ऐसे पढ़िए जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक हो और वो लाभदायक सिद्ध हो। ठीक, तो महिपाल आता है। महिपाल बगदाद का निवासी था। महिपाल कहाँ का निवासी था? तो ये बगदाद का निवासी था। ठीक है साथी, आगे महिपाल के दरबार में अल-मसूदी आया था। अल-मसूदी कौन था? महिपाल के दरबार में अल-मसूदी विदेशी यात्री आया था। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक जो था वो कौन था? वो यशपाल था। ठीक है, ये गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। गुर्जर प्रतिहार वंश का फैलाव, यानी कि गुर्जर प्रतिहार वंश कहाँ कहाँ थे। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार वंश राजस्थान में थे तथा गुजरात में भी इनका फैलाव था। ठीक है साथी, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। यदि क्लास अच्छी लग रही है तो आप लोग लाइक का बटन दबाना ना भूलें और चैनल से जुड़ जाएं ताकि आप अपनी तैयारी उम्दे तरीके से करते रहें। ठीक है साथी, गढ़वाल वंश अब शुरुआत हो गया है। तो इसके पहले शासक कौन थे? इसके पहले शासक थे चंद्रदेव। गढ़वाल वंश के पहले शासक थे चंद्रदेव। गढ़वाल वंश जो था इसका फैलाव उत्तर प्रदेश के कन्नौज में था। यानी कि गढ़वाल वंश जो थे कहाँ पढ़ते थे? वो लोग उत्तर प्रदेश के कन्नौज में दिखते थे। ठीक साथी, इस वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। चंद्रदेव यानी गढ़वाल वंश का पहला शासक चंद्रदेव था। इसकी राजधानी यानी गढ़वाल वंश की राजधानी क्या थी? तो वाराणसी, काशी थी। ठीक है, गढ़वाल वंश की राजधानी वाराणसी, काशी थी। अब अगला शासक आता है जयचंद। जयचंद गढ़वाल वंश का प्रतापी शासक हुआ। जयचंद गढ़वाल वंश का एक प्रतापी शासक हुआ। इसके बारे में पढ़ना अनिवार्य है क्योंकि जयचंद के बारे में प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, राजा जयचंद की एक संयोगिता नाम की पुत्री थी। राजा जयचंद जो थे, जो गढ़वाल वंश के शासक थे, उनकी एक पुत्री थी। उनका नाम क्या था? संयोगिता था। एक दिन राजा जयचंद अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर करता है। ठीक है, ये अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर करता है और स्वयंवर के दिन संयोगिता को पृथ्वीराज तृतीय जो है उसका अपहरण कर लेता है और उसको उठा ले जाता है। यह बात राजा जयचंद को बुरी लगी और उनके अंतर्मन में अंदर ही अंदर कचोट रही थी कि ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया। और इस बात को लेकर राजा जयचंद तथा पृथ्वीराज तृतीय के बीच युद्ध हुआ। राजा जयचंद एवं पृथ्वीराज तृतीय के बीच में युद्ध होता है। इस युद्ध को, जो युद्ध होता है पृथ्वीराज तृतीय तथा जयचंद के बीच में, उस युद्ध का नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? तराइन का द्वितीय युद्ध नाम से इसे जाना गया। और ये युद्ध कब हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। 1192 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो आपका हुआ था 1191 में। किसके मध्य हुआ था?
तो हुआ था पृथ्वीराज तृतीय तथा मोहम्मद गौरी के बीच में। ठीक है साथी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय हो गई थी। तराइन का जो प्रथम युद्ध था उसमें पृथ्वीराज तृतीय विजय हो जाता है, यानी कि जीत जाता है युद्ध को। तराइन का द्वितीय युद्ध जो होता है वो होता है राजा जयचंद तथा पृथ्वीराज तृतीय के बीच, और इसमें राजा जयचंद जीत जाता है और पृथ्वीराज तृतीय जो है वो हार जाता है। अब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ कब था? तो ये हुआ था 1192 ईस्वी में। ठीक है साथी, इसके बाद 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ। चंदावर का युद्ध जो था, चंदावर का युद्ध राजा जयचंद तथा मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया, जिसमें राजा जयचंद की हार हो जाती है और वहीं पर उनकी मृत्यु भी हो जाती है चंदावर के युद्ध में ही। और चंदावर का युद्ध होता कब है? तो 1194 में। ठीक है साथी, चंदावर का युद्ध 1194 में होता है, राजा जयचंद तथा मोहम्मद गौरी के बीच होता है, जिसमें राजा जयचंद की हार हो जाती है तथा वहीं उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, अब आएगा चौहान वंश। तो चौहान वंश को हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं। चौहान वंश में पहला शासक आएगा आपका वासुदेव। तो वासुदेव चौहान वंश का संस्थापक था। वासुदेव जो था चौहान वंश का संस्थापक था। इस वंश की राजधानी यानी चौहान वंश की राजधानी अहिछत्र थी। चौहान वंश की राजधानी अहिछत्र थी। चौहान वंश का फैलाव राजस्थान तथा गुजरात था। यानी कि चौहान वंश कहाँ मिलते थे, चौहान वंश कहाँ पाए जाते थे? तो राजस्थान तथा गुजरात में चौहान वंश मिलते थे। ठीक है, आगे अजय राज द्वितीय जो है वो चौहान वंश का अगला शासक होता है। तो अजयराज द्वितीय के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है साथी, इन्होंने अजमेर की स्थापना किया। किसने? अजयराज द्वितीय ने अजमेर का स्थापना किया। यह अजमेर कहाँ पड़ता है? तो अजमेर जो आपका है वो राजस्थान में पड़ता है। ठीक है साथी, अजमेर जो है वो राजस्थान में पड़ता है। माफ़ी चाहता हूँ। अजमेर जो है वो राजस्थान में पड़ता है। ठीक है साथी, स्थापना करके इन्होंने चौहान वंश की राजधानी अजमेर को बना दी। स्थापना करके यानी किसकी स्थापना करके? अजमेर की स्थापना करके इन्होंने चौहान वंश की राजधानी अजमेर को ही बना दी। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ इसके बाद शासन करने आता है अगला शासक बनके। ठीक है, इन्होंने हरिकेल नाटक की रचना की। इन्होंने हरिकेल नाटक की रचना की। यह 2.5 दिन का झोपड़ा भी इन्हीं ने बनवाया था। कौन? विग्रहराज चतुर्थ ने, जो कि एक पहले संस्कृत विद्यालय था। ठीक है साथी, पहले ये संस्कृत विद्यालय था। आगे विग्रहराज चतुर्थ जो था उसके दरबार में 2 कवि रहते थे। 2 कवि रहते थे। कौन कौन से? तो पहला था चंद्रबरदाई, इनकी पुस्तक थी पृथ्वीराज रासो। ठीक है, और दूसरा था जयानक और इनकी पुस्तक थी पृथ्वीराज विजय। तो विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में 2 कवि रहते थे, चंद्रबरदाई और जयानक। और इनकी पुस्तकों के बारे में आप लोग अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि चंद्रबरदाई की पुस्तक तो अक्सर ही पूछी जाती है, लगभग हर एक एग्जाम में पूछी जाती है आपकी चंद्रबरदाई की पुस्तक। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में 2 लेखक भी रहते थे। अब लेखक का नाम क्या था? तो पहला लेखक जो था वो शारंगदेव थे और दूसरा लेखक जो था वो नारपति नाल थे। अब इनकी भी पुस्तक हम लोग देख लेते हैं। तो शारंगदेव की पुस्तक जो थी वो थी हम्मीर रासो, और नारपति नाल की जो पुस्तक थी वो थी विशलदेव रासो।
ठीक है साथी। अब आता है चंदेल वंश। चंदेल वंश को हम लोग अब पढ़ते हैं। तो चंदेल वंश में जो शासक हुआ वो पहले कौन सा हुआ? नन्नुक हुआ, और नन्नुक ही चंदेल वंश की स्थापना करता है। नन्नुक को चंदेल वंश का संस्थापक माना जाता है। इसे जेजाक भुक्ति का चंदेल वंश भी कहते थे। ठीक है, इसे जेजाक भुक्ति का चंदेल वंश भी कहा जाता था। जेजाक भुक्ति का वर्तमान नाम क्या हो गया है? तो जेजाक भुक्ति का वर्तमान नाम हो गया है बुंदेलखंड। ठीक है, चंदेल वंश की प्रारंभिक राजधानी कालिंजर महोबा थी। ठीक है, चंदेल वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? कालिंजर महोबा। बाद में इसकी राजधानी खजुराहो हो जाती है। बाद में इसकी राजधानी खजुराहो हो जाती है। चंदेल वंश जो था वो यूपी और एमपी में पड़ता था। यानी इसका फैलाव कहाँ से कहाँ तक था? तो इसका फैलाव जो था यूपी तथा एमपी था। आगे, क्योंकि इससे पता चलता ना, चंदेल वंश की प्रारंभिक राजधानी जो थी वो कालिंजर महोबा थी। कालिंजर महोबा कहाँ पड़ता है? तो यूपी में। और खजुराहो जो है, खजुराहो आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे अब अगला शासक आता है यशोवर्मन। अगला शासक आता है यशोवर्मन। ठीक है, तो यशोवर्मन के बारे में पढ़ लेते हैं। यशोवर्मन चंदेल वंश का प्रतापी शासक हुआ। यशोवर्मन जो था वो चंदेल वंश का प्रतापी शासक था। इसने खजुराहो का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। जो खजुराहो में विष्णु मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया? तो यशोवर्मन ने ही कराया। ठीक है साथी, अगला शासक आता है धंग। धंग जो था ये कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया। ये जो था कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया। धंग ने प्रयाग में अपना प्राण त्याग दिया था। धंग जो था वो प्रयाग में अपना प्राण त्याग दिया था। इसके बाद शासक होता है कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन, इन्होंने महोबा के निकट एक जलाशय का निर्माण कराया। मतलब ये कीर्तिवर्मन जो हुआ वो एक जलाशय का निर्माण कराया था। और कहाँ कराया था? तो महोबा के निकट कराया था। ठीक है, आगे अब आता है परमार्दी देव। परमार्दी देव आता है शासक। इनके दो सेना नायक थे। इनके दो सेना नायक थे। कौन कौन से? एक आल्हा और दूसरा उदल। ये दोनों सेना नायक थे। ठीक, तोमर वंश आएगा। तोमर वंश को हम लोग पढ़ेंगे। तोमर वंश में अनंगपाल ही ऐसा शासक हुआ जिसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। और जिसके बारे में थोड़ा सा क्या, बस इतनी जानकारी आप रखिए कि यह दिल्ली का संस्थापक था। विशेष जानकारी नहीं रखना है क्योंकि इतना बहुत है। इससे ज़्यादा अनंगपाल के बारे में कुछ पूछता ही नहीं है एग्जाम। ठीक है साथी, आगे चालुक्य वंश। चालुक्य वंश, चालुक्य वंश के शासक बिमल शाह। चालुक्य वंश के शासक बिमल शाह माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। ठीक है, माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया। दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया। यह वंश राजस्थान में पड़ता था। यह वंश राजस्थान में पड़ता था। अब पढ़ेंगे सिसोदिया वंश। ठीक है, सिसोदिया वंश के शासक राणा कुंभा थे जिन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करा। और विजय स्तंभ कहाँ पड़ता था? तो विजय स्तंभ आपका पड़ता था चित्तौड़ में। ठीक साथी, चित्तौड़ में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो साथी आज की कक्षा में इतना ही। और आगे अब हम लोगों की शुरुआत होने जा रही है मध्यकालीन भारत। उससे पहले एक क्लास आपके लिए स्पेशल रहेगा। कल की क्लास आपके लिए स्पेशल रहेगी। ठीक है साथी, तो कल हम लोग एक स्पेशल क्लास चलाते हैं। उसके बाद मध्यकालीन की शुरुआत करेंगे। ठीक है साथी, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा। आप लोग सेशन को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल से आप लोग जुड़ जाएं जो जो तैयारी करना चाहते हैं अच्छे ढंग से, और अपनी तैयारी को मजबूत करें। ठीक है साथी, तो धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।